आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता विस्तार और नगर नियोजन, दो टॉपिक ही पढ़ेंगे। इसके अंदर सिटाडेल क्या होता है, ये एनसीईआरटी का और सौरभ चौबे की बुक में भी दिया हुआ और बीए फर्स्ट ईयर की, ये सिटाडेल को समझेंगे। और नगर निर्माण, भवन निर्माण, पूरा नोट्स भी दूंगी और मैप से भी समझाऊंगी, पूरा मैप से समझाऊंगी, आप बने रहिए। पहला टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। वो कहाँ कहाँ है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि 3 देशों में, एक तो भारत में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, 3 देशों में इसका विस्तार है। अभी इसकी जो उत्तर दक्षिण जो सीमा है वो बताऊंगी। उसका आकार है ना, पहले त्रिभुजाकार था, वर्तमान में क्या है, उसका क्षेत्रफल है ना, वो पहले 1299 था ऐसा कुछ, लेकिन वर्तमान में कितना है वो भी डिटेल से दिखाऊंगी, मैं आपको पूरा बताऊंगी। अभी स्किप न करना वीडियो, अभी मैं आपको सिर्फ विस्तार बता रही हूँ, फिर उसकी लंबाई सब बताऊँगी, लंबाई और चौड़ाई। फिर जो सिटाडेल क्या है, पश्चिमी दुर्ग कौन सा है, पूर्वी टीला कौन सा है, सब मैप से बताऊंगी। तो पहला है ना, ये पश्चिमी जो स्थान है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता का वो जमाडा है, वो जम्मू कश्मीर में, और चिनाब नदी के किनारे हैं। चिनाब किसकी सहायक है, सिंधु की सहायक है, और ये जम्मू कश्मीर में। दूसरा हम स्थल देखेंगे, ये है ना, ये पूर्वी स्थान है। पूर्वी स्थल में जो हमारा जो अंतिम बिंदु है वो कौन सा है, आलमगीरपुर है, जो यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे। कहाँ है, हिंडन नदी के। फिर आएंगे हम दक्षिण में देमाबाद। देमाबाद किसका स्थल था, जब हमने ताम्रपाषाण काल पढ़ा था, आपको पता है, ये कायता था ना, कायता, उसके स्थल थे देमाबाद, जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल था। तो देमाबाद जो महाराष्ट्र में है, और ये परवरा नदी के किनारे हैं। ये दक्षिणतम बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का। पूर्वीतम बिंदु है आलमगीर। उत्तर का जो बिंदु है वो चिनाब में है, मांडा में। लेकिन ये परवरा नदी है ना, ये गोदावरी की सहायक है, जिस तरह चिनाब किसकी है, सिंधु की सहायक है। सिंधु नदी यहीं से निकलती है। अब फिर देखेंगे पश्चिम का बिंदु, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम का बिंदु कौन सा है, सुतकांगे डोर है, जो बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे है। ये पाकिस्तान में आता है, बलूचिस्तान है ना, और ये पाकिस्तान है ना, ये स्थान है। अब हम देखेंगे यहाँ से इसकी जो लंबाई और चौड़ाई कितनी है, फिर हम देखेंगे इसका आकार कितना है, फिर इसका देखेंगे क्षेत्रफल कितना है। अब हम देखेंगे सबसे ज़्यादा स्थल, सबसे जो आकार है ना वो देखेंगे, लंबाई चौड़ाई। तो ये 1400 किलोमीटर है, और ये 1600 किलोमीटर है। और ये जो पहले आकार था ना, ये त्रिभुजाकार था, वर्तमान में समचतुर्भुजाकार आकार है। पहले इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, जो लगभग 13 या 14 लाख एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेकिन वर्तमान में 20 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो वर्तमान के शोधों के अनुसार है। अब जो हम पढ़ेंगे ना, सर्वाधिक स्थल कहाँ है, और न्यूनतम सर्वाधिक स्थल हमको पता है भारत में ही है, उसके बाद पाकिस्तान में है, उसके बाद यहाँ जो अफगानिस्तान में सिर्फ 2 स्थल है, जिसको हमने पढ़ा था, आपको बताया भी था। एक तो था सुरतगोई, और एक था, एक सुरतगोई था, एक था मुंडिका, ये 2 थे ना, वही थे। ये मैंने सारे नोट्स बना दिए हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मैं आपको मैप से समझाना चाहती हूँ कि आप समझ जाओगे कि ये बिंदु था, ये ऐसे त्रिभुजाकार थी। अभी वर्तमान में कह रहे हैं कि ये चतुर्भुजाकार है। और अभी मैंने नोट्स देखे हैं ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब चेस बोर्ड की ग्रिड की आकृति क्या थी, वो क्या था, वो भवन निर्माण कला अभी पढ़ते हैं हम। और एनसीईआरटी में जो आपको यहाँ दिए हुए हैं ना मैप, जिसके अंदर दुर्ग किला है, गढ़ है, गड्डी है, ग्रिड पैटर्न दी हुई है, नालियों के दिए हुए हैं, स्नानागार दिया हुआ है, तो वो पूरा मैप से वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। जो एनसीईआरटी के पोस्टर है वो भी दे दूंगी आपको, और मैं खुद भी समझा रही हूँ अभी। तो मैं ये 7 नगरों की बनावट बता रही हूँ, जो सिंधु घाटी सभ्यता के 7 महानगर बड़े बड़े थे, जिसमें से में लिखा हुआ, मैंने लिखा है मोहनजोदड़ो, या हड़प्पा, कालीबंगा, धोलावीरा, ये चंदहुदुड़ो, और ये है लोथल, और ये है बनावली। इन सब की बनावट को मैं समझाऊंगी आपको कि कौन 2 दुर्गों में बटा हुआ था, किसकी प्राचीर से घिरा हुआ था, दोहरा गुंबद किस पे था, निचला दुर्ग कौन सा था, पश्चिमी टीला कहाँ सा था। ज़्यादातर जितने भी जो नगरों की बसावट है ना, दुर्गों की जो बसावट थी, वो सब पश्चिमी दिशा में थी। लेकिन कालीबंगा में और कौन सा एक ऐसा स्थल था जहाँ आपको पश्चिम ना होकर कहीं किसी और जगह पे आपको दुर्ग की बनावट मिलेगी। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, पूरा का पूरा डिटेल से समझा रही हूँ। आप अगर इसे देखोगे तो ये मोहनजोदड़ो है, यहाँ मिट्टी की दीवार डाल के इसको ऊंचा उठाया गया है। और ये पश्चिमी टीला था, ये पूर्वी टीला था। यहाँ जो थे ना, यहाँ बड़े लोग या समृद्ध लोग रहते थे, और ये पूर्वी टीला है जहाँ आवासीय स्थल थे। जो इससे हमें पता भी चल सकता है कि यहाँ अमीरी गरीबी का भी फर्क रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यहाँ जब हमने आपको ताम्रपाषाण काल या नवपाषाण काल पढ़ाया था ना, वहाँ पशुपालन था और कृषि थी। यहाँ कृषि न पशुपालन, यहाँ उद्योग और व्यापार थे, ये वाणिज्य का केंद्र थे, एक शहरी थी, शहरीकरण था, जहाँ उद्योग होते थे, मनकों का उद्योग था, जहाज़ों का आवागमन होता था, बड़े बड़े जो ताम्र बंदरगाह थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ कृषि के इतने प्रमाण नहीं मिलेंगे आपको, जितने भी पशुपालन के भी नहीं मिलेंगे, जितने कि उद्योग और व्यापार के मिलेंगे, कला के क्षेत्र में मिलेंगे, पुरोहित वर्ग का भी हम अनुमान लगा सकते हैं। तो ये था। जब यहाँ हम देखेंगे ना, तो इसको रेत ऊपर डाल के ऊंचा उठाया गया, और इसकी भी दीवार से इसको भी बंद किया गया था।
तो एक जगह का ही दीवारीकरण, या पहले तो पूरा का पूरा प्राचीर है, लेकिन इसका प्राचीर या किले नुमा बनाया गया था। जो मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा और कालीबंगा, तीनों का एक ही मिलता है, तीनों का ही पश्चिमी दुर्ग का, इसका भी जो दुर्गीकरण किया गया, इसका भी दुर्गीकरण किया गया, कालीबंगा का भी। जहाँ हम देखते हैं ना, इसको मिट्टी डाल के ऊंचा उठा के इसको दुर्गनुमा बनाया गया, इसको भी ऐसे बना के उसकी प्राचीर बनाई गई। लेकिन कालीबंगा एक ऐसा स्थल था जिसपे मिट्टी की दीवार बनाई गई थी, दीवार बना के इसको अलग बनाया गया और फिर इसका जो भी दुर्गीकरण किया गया, यानी कि मिट्टी की दीवार से इसको अलग किया गया, जो आवासीय नगर और ये दुर्ग जो गड्डी कहते हैं, और सीटाडेल अभी इसी को ही कहते हैं, सीटाडेल जैसे किसी से कहते हैं। अब हम देखिए धोलावीरा एक ऐसा स्थल था, धोलावीरा एक ऐसा मात्र, देखो सब दो दो भागों में बटे हैं, लेकिन धोलावीरा एक ऐसा मात्र स्थल था जो 3 भागों में बटा था और तीनों का दुर्गीकरण अलग अलग किया गया, फिर वापस से इसका दुर्गीकरण एक और दीवार से किया गया था। यानी कि पहले ऐसे दुर्गीकरण किया गया, फिर अलग अलग वापस इसका दुर्गीकरण किया गया, अलग अलग सबको फिर वापस से ऐसे दुर्गीकरण किया गया, यानी कि दोहरा दुर्गीकरण धोलावीरा मिलता है। फिर हम देखेंगे चंदूड़ो, इसके एक ही दुर्गीकरण किया गया, यानी कि पूरे का पूरा का किया गया, इसको दो भागों में बांटा ना 3 भागों में बांटा, जैसा था वैसा ही पूरा का पूरा दुर्गीकरण किया गया। जिस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि सबकी बसावट एक जैसी नहीं थी, कहीं 2 भागों में बटा तो कहीं 3 भागों में बटा, कहीं कहीं अलग अलग दुर्गीकरण किया गया, तो कहीं एक जगह दुर्गीकरण किया गया, एक जगह ही किया गया। अब हम पढ़ेंगे लोथल और बनावली। ये जो लोथल और चंदूड़ो है ना, लोथल, चंदूड़ो और सुतकांगेडोर जो पाकिस्तान में, उसका भी है ना एक ही टीले में दुर्गीकरण किया गया दोनों का। तो दोनों की बसावट एक तरह, जिस तरह इनकी भी एक तरह, जिसकी इसका भी दुर्गीकरण किया था, इसको मिट्टी की दीवार से सिर्फ अलग किया गया, बाकी दुर्गीकरण इसी तरह हुआ जिस तरह इस पश्चिमी टीले का यहाँ मोहनजोदड़ो में हुआ, हड़प्पा में हुआ, उसी तरह कालीबंगा का भी हुआ था। धोलावीरा का 3 भागों में हुआ, इसके एक ही टीले का दुर्गीकरण हो गया, दोनों को एक ही में न भाग में बांटा गया है, न मिट्टी की दीवार मिट्टी डालकर इसको ऊंचा उठाया गया, जबकि इसको मिट्टी डालकर ऊंचा उठाया गया था, यहाँ मिट्टी की दीवार से अलग किया गया था। बनावली को देखो दुर्गीकरण भी किया गया, इसका भी एक इसका दुर्गीकरण भी किया गया, यानी कि इसी के समान है बनावली। लेकिन बनावली में एक और क्या अलग बात है, ये बनावली के अंदर खाई डाल के उसको खाई बना के उसको अलग किया गया। ये जो बनावली है ना, इसको रईसों का शहर कहा जाता था। बनावली कहाँ है? हरियाणा में है बनावली। और इसकी जो पहले दीवार बनाई गई, फिर उसके चारों तरफ खाई भी बनाई गई, क्योंकि खाई के जो डाल के खाई को पार करके कोई डाकू चोर वगैरह हमला ना कर सके। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता थी जहाँ किसी हमला या किसी लड़ाई या युद्धों के प्रमाण नहीं मिलते, या कोई शस्त्र हमें नहीं मिलता, तलवार चाकू वगैरह हमें शस्त्र नहीं मिलते। जिस तरह नवपाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में हड्डियों के भी मिले, तांबे की मिले, कांसे के भी हमें उपकरण, जो हड्डियों के और पत्थरों के बहुत उपकरण मिले थे, और औजार भी मिले, हथियार मिले थे। हथियार बनाने के कारण जो उद्योग भी मिले थे, कारखाने भी मिले थे, कारखाने यानी कि स्थल मिले थे जहाँ जहाँ उद्योग हथियार बन रहे थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हमें ऐसा स्थल कहीं नहीं मिलता है। अब हम पढ़ेंगे सड़कें। ये है ना सड़कें है, मैंने लिखा आपको दिखा रही मैं। सड़कें थी ना, ये 9 मीटर चौड़ी थी सड़कें, पक्की भी होती थी, कच्ची भी होती थी। गलियाँ कच्ची होती थी, ये गलियाँ थी। क्या थी? गलियाँ थी। और आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य जो सड़कें होती थी ना, मुख्य सड़कों पे आपके दरवाजे नहीं होते थे। लेकिन एक अपवाद है, लोथल के जो मकान मिले ना हमें मेन रोड पे मिले हैं, मेन रोड के दरवाजे इनके मेन रोड की तरफ है। बाकी सब जगह आपको जो मेन रोड से नीचे से छोटी छोटी गलियाँ जाती है ना, उन गलियों पे खुले हुए दरवाजे थे, लेकिन मेन रोड पे नहीं थे, वो थोड़े से दूर थे मेन रोड से। यानी कि लोथल एकमात्र स्थल ऐसा है जो मुख्य सड़क है, ये मुख्य सड़क है, यहाँ खुलते थे। बाकी जो सड़कों के पास छोटी छोटी गलियाँ निकल रही है, ये देखो गलियाँ, इन गलियों पे दरवाजे खुलते थे। जो मोहनजोदड़ो है, चाहे हर जगह आपको मिलेंगे, वहाँ गलियों पे, मेन सड़क पे न खुल के गलियों पे पीछे दरवाजे खुलते थे। इस तरह ये इसकी सड़कों की विशेषता है। अब नालियाँ भी हैं, दुर्गें भी हैं। अब मैं आपको मेरे सारे नोट्सों में आपको इतना डिटेल से दे दिए, मैंने बनाए हैं कि आपको एक भी % नहीं छूटेगा। मैंने यहाँ आपको बड़ा बड़ा मोटा तौर पर समझा रही हूँ, बाकी नोट्स में तो आपको स्नानागार वगैरह सब डिटेल से मिलेगा। ये है ना, ये मोहनजोदड़ो में बना हुआ एक स्नानागार है, जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल या ये इमारत मानी जाती है। बाकी भवन वगैरह भी मिले हैं, वो भी डिटेल से मिलेंगे आपको, लेकिन मैं सारे मैप से समझा रही हूँ, इसलिए ये आजू बाजू इसके सारे कमरे बने हुए हैं। ये जो है ना कुआं है, यहाँ से पानी नाला था, पानी निकालने की जो व्यवस्था है ना, ये है, यहाँ से पानी निकालते थे, इसलिए इसको क्या कहा गया? टोडा मेहराब। टोडा मेहराब क्या था, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ से पानी निकालने की जो नालियाँ होती थी ना, उसको टोडा मेहराब कहते थे स्नानागार में। ये इनकी सीढ़ियाँ जो एक तो उत्तर की दिशा में, एक दक्षिण की दिशा में, क्योंकि कई बार इसका दिशा ही पूछी जाती है। और जो टोडा मेहराब है ना, ये दक्षिण पश्चिम में। किस तरह है? दक्षिण पश्चिम में, इसको भी याद रखना। और इस पर बिट्टुमिनियम और जिप्सम की क्या है? परत चढ़ाई हुई, जिससे पानी बाहर नहीं निकल सके।
और इसको जॉन मार्शल ने क्या कहा, आश्चर्यजनक जलाशय कहा है। जॉन मार्शल ने ही इसको खोजा था। और डीडी कोशाम्बी ने इसकी तुलना संस्कृत ग्रंथों में जो कामल ताल है ना, कमल ताल, उससे की थी, जो पुष्कर है। इसकी क्या क्या थी, इसकी जो लंबाई चौड़ाई क्या, वो सब सारे नोट्स में है। मैं आपको सिर्फ मैप से बता रही हूँ जितने भी था वो। अभी नेक्स्ट में क्या मिलेगा आपको, अब एनसीईआरटी में जितने पॉइंट जो है ना पोस्टर, वो बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको सारे नोट्स दे देती हूँ। नोट्स के बाद आपको जितने एनसीईआरटी में जितने से पोस्ट हैं वो मैंने सारे लिए हैं, स्नानागार के लिए हैं, गड्डी के लिए हैं, किले के लिए, आपको सारे नोट्स दे रही हूँ। देख सकते हो आप, नोट्स मैंने आपको सारा समझा दिए हैं। तो इसका विस्तार 3 देशों में था, उत्तरी सीमा, मांडा, जम्मू कश्मीर, सारे के सारे आप नोट्स भी देख सकते हो। और यहाँ मैंने मैप से भी पूरा लिखा है, ये भी देख सकते हो। मैं चाहती हूँ कि आपको जितने दिए ना नोट्स, इससे बाहर नहीं आएगा। ये जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने लिखवा दिया। तो यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर नियोजन है ना, उसको अलग अलग भागों में बांटा गया था। तो कितने भागों में बांटा गया वो देख सकते हो। अब शायद आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। और ये 4 श्रेणियों में विभाजन किया था क्षेत्रफल के आधार पर। तो वृहद स्थल कौन कौन से थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और चोलिस्तान में स्थित लुनेरीवाला और गनेरीवाला, ये स्थल थे ना, वो सबसे बड़े थे, जो 200 हेक्टर में फैले हुए थे। मध्यम आकार जो 10 से 50 से हेक्टर में फैले हुए थे वो थे, एक तो जुदेर जोधड़ो जो पाकिस्तान में है, कालीबंगा, और रहमान डेरी भी पाकिस्तान में, कालीबंगा हमारे राजस्थान में। लघु आकार में 5 से 10 हेक्टर में जो क्षेत्र फैले हुए थे वो कौन से थे, आमरी, लोथल और चंदूड़ो। फिर है चंदूड़ो को क्या कहा जाता है, चंदूड़ो को जुकर जाकर संस्कृति भी कहा जाता है। अति लघुतर जो 1 से 5 हेक्टर में अलादीनो, कोटदीसी, रोपण और बालू, ये बड़े बड़े स्थल मैंने कुछ इंपोर्टेंट थे वो बताए। 4 भागों में इनको बांटा हुआ था। सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। एकमात्र स्थल कालीबंगा जहाँ 3 टीलों में अवस्थित मेले थे, 3 टीलों में स्थित था। और इसको 3 टीलों में स्थित था, ये मैंने बताया, शायद मैप में नहीं समझाया तो आप समझा दो। और मैंने अभी आपको मैप से ये भी बताया था कि दैमाबाद है ना, ये काय था, ताम्रपाषाणकालीन स्थल का भाग था, लेकिन ये मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। ये जो दैमाबाद था ना, ये परवरा नदी के किनारे ही था, लेकिन ये जोरवे संस्कृति का भाग था। इनाम गांव और दैमाबाद है ना, ये बड़े स्थल थे जोरवे संस्कृति के, जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का भाग थे। और अब लोथल और सूरकोटड़ा है ना, 2 टीले भी नहीं थे यहाँ। लोथल और सूरकोटड़ा में 2 टीले भी नहीं मिले, यानी कि एक ही टीलों में, ये भी था मैंने ये बता दें, एक ही रक्षा पर्वत से घिरे हुए थे। कालीबंगा के नाम थे ना, वो अलग अलग थे, वो भी आपको नेक्स्ट में मिलेंगे। सैंधव नगरों का निर्माण चेस बोर्ड यानी ग्रिड बत्ती पर आधार में, जो मैंने बताया ना, ग्रिड बत्ती यानी कि जो सड़कें समकोण पर काटती थी, इस आधार पर इन्होंने ये कहा है। ये सीटाडेल है। सीटाडेल दुर्ग जो आयताकार समांतर जो दुर्ग होते थे ना, उसको कहा गया है, चतुर्भुजाकार होता था। लेकिन बनावली में सीटाडेल दुर्ग की बनावट अर्धवर्ताकार थी। सिटाडेल यानी दुर्ग की जो बनावट थी ना, वो अर्धवर्ताकार थी बनावली में। लोथल की विषम चतुर्भुज का यानी सिटाडेल था, जो दुर्ग था। सिटाडेल है ना, ये दुर्ग को कहा गया। हम कई बार कंफ्यूजन हो जाएंगे एग्जाम में अगर ऐसा पूछ गए तो। लोथल में सिटाडेल को क्या कहा गया है, लोथल में यानी लोथल में कहा गया, बाकी कहीं नहीं। एक्रोपोलिस कहा गया। सामान्य सिटाडेल पश्चिमी दिशा में ही बनेगा, यानी कि जो दुर्ग होते थे ना वो पश्चिमी दिशा में बनते थे, मैंने कहा था। लेकिन लोथल का सिटाडेल दक्षिणी पूर्व में था, लोथल का दक्षिणी पूर्व में था, ये भी कन्फ्यूजन न करना। और धोलावीरा में सिटाडेल को कासल क्षेत्र और बेली क्षेत्र कहा गया। धोलावीरा में प्रमुख 7 स्थल थे, ये मैंने सारा आपको मैप से भी सब बताए हैं अभी। और पूर्वी टीला, दुर्ग, सिटाडेल, प्राचीर, जिसे किलेबंद कहते हैं। कालीबंगा की पश्चिमी टीले को, कालीबंगा का जो पश्चिम टीला था उसको कालीबंगा फर्स्ट कहा गया, न कि सिटाडेल या दुर्ग कहा गया। और उसके नाम पूर्वी टीले को कालीबंगा सेकंड कहा गया। और दुर्ग का जो निचला स्तर था उसको 2 भाग थे, जिसे प्राचीर युग थे, 2 भाग थे उसके। और धोलावीरा का दुर्ग नगर था ना, दुर्ग नगर दुर्ग, जो बड़ा नगर दुर्ग वही होते थे जो पश्चिम में होते थे। आवासीय नगर वही होते थे जो दक्षिण पूर्व में होते थे। तो ये दक्षिण में था। धोलावीरा नाम मात्र एक दक्षिण में था। मैंने कहा कि नगरों की जो प्राचीर युग तो सब मान सकते हैं, लेकिन कुछ आधार पे हम उसके अंदर अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। एक समान न होके कुछ समान हो सकते हैं। इस तरह आपके अंदर आपको कथन कारक में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सड़कें सामान्य कच्ची होती थी, मिट्टी की भी बनी होती थी। अपवाद स्वरूप कालीबंगा में सड़कें पक्की होती थी, और लोथल में 4 सड़कों थी, और चंदूड़ो में 3 सड़कों के प्रमाण हमें मिले हैं। मोहनजोदड़ो की मुख्य विशेषता क्या थी, उनकी सड़कें ही थी। सबसे बड़ी यहाँ की सड़क 9 से 11 मीटर थी, जो मोहनजोदड़ो की थी। ये मैंने अभी आपको मैप से बताया कि ऐसे समकोण पे काटती थी, 9 मीटर थी, और 9 से 11 मीटर भी चौड़ी होती थी, वो मोहनजोदड़ो में थी। ये जो मैंने कहा मुख्य गली थी ना, उस पर मकान बने हुए थे, बाकी सब जगह। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था वहाँ जो मुख्य सड़क पे मकान बने थे। और यहाँ की जो पानी निकास की नालियाँ थी ना, कच्ची नालियाँ, वो यहाँ से घरों से होके यहाँ जाती थी। फिर यहाँ से देखो ऐसे ढक्कननुमा बनी होती थी, जिस पर ढक्कन भी होते थे, और यहाँ रोडों से होके ये समुद्र या तालाब की तरफ जाती थी। एकमात्र स्थल कालीबंगा में पक्की ईंट या लकड़ी की नालियाँ मिली थी, है ना। कालीबंगा को याद रखना, यहाँ पक्की ईंट की या लकड़ी की नालियाँ मिली थी। एकमात्र स्थल चंदूड़ो से मिट्टी की नालियाँ चंदूड़ो से, लकड़ी की नालियाँ कालीबंगा से, पक्की ईंट की नालियाँ भी कालीबंगा से।
लोथल सीढ़ीदार नालियाँ के प्रमाण मिले। लोथल एकमात्र स्थल ऐसा है जहाँ सीढ़ीदार नालियाँ, वो मैप से बताऊंगी क्योंकि एनसीईआरटी में वो दिया हुआ है पेज। नालियों को ढकने के लिए टोडा मेहराब, मैंने बताया ना टोडा मेहराब, अभी आपको स्नानागार में भी बताया था, जो नालियाँ होती थी ना उसको ढकने के स्थान को टोडा मेहराब कहा गया था। मोहनजोदड़ो में सबसे सर्वोत्तम जल निकासी व्यवस्था थी जो स्नानागार की नाली के प्रमाण मिले, जैसे टोडा मेहराब कहा गया है। और आपको पता है सबसे जो जल निकासी की व्यवस्था सबसे अच्छी कहाँ थी? मोहनजोदड़ो में। जबकि जल प्रबंध की सबसे अच्छी व्यवस्था कहाँ थी? वो धोलावीरा में थी, याद रखना, जहाँ जलाशय मिले थे हमें। बेबीलोन और मिस्र में भी जो गोल मेहराब का प्रयोग होता था, यानी कि वहाँ से भी हम इसको समानता के देख सकते हैं। नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। अनुपात कितना था ईंटों का? 1 2 4, ऐसे कर सकते हो आप। अब भवन देख सकते हो, आवासीय भवन। सामान्य मकान पक्की ईंटों से बने होते थे मकान। यहाँ मकान 2 मंजिला भी होते थे। अधिकतर मकानों में सीढ़ियाँ मिली है, अधिकतर मकानों में। भवनों में फर्श पक्की ईंटों से निर्मित होते थे फर्श, जबकि कालीबंगा में अलंकृत फर्श मिले थे हमें, कालीबंगा में, है ना। खिड़कियाँ गलियों की ओर खुलती थी, खिड़कियाँ गलियों की ओर खुलती थी, न कि मेन रोड की ओर। जबकि लोथल हमारा एक ऐसा नाम मानक मात्र स्थल था जिसका मुख्य रोड पे उसका दरवाजा या खिड़कियाँ खुलती थी। अपवाद स्वरूप लिखा हुआ है, कालीबंगा में मकान कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, बाकी हर जगह पक्की ईंटों का। और फर्श अलंकृत ईंटों से निर्मित था। कालीबंगा में पक्की ईंटों की नालियों के साक्ष्य मिले थे। लोथल से मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। लोथल के मोहनजोदड़ो सभा भवन 20 स्तंभों का एक सभा भवन मिला है। स्तंभ गर्त हमें कहाँ मिले थे पता है? मौर्य काल में भी मिले थे, प्राचीन काल में भी मिले थे, और सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें मिले हैं। स्तंभ गर्त यानी थंबो युक्त, जो हमने मौर्य काल में जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो लकड़ी के स्तंभ युक्त महल देखे थे ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। तो स्तंभों की परंपरा हमारे भारत में प्राचीन काल से ही है, न कि हमने अब हम भी सोचते हैं कि मुगल काल में जो स्तंभों युक्त बड़े बड़े मेहराब युक्त बनते हैं, तो ये हमारे प्राचीन काल से ही था भारत में। मैके ने खोजा था इसको, सभा भवन को, और मैके ने इसको क्या कहा था? इसको सब्जी मंडी की संज्ञा दी थी या बाजार की संज्ञा दी थी कि ये सभा भवन हो सकता है, और कोई इसको सभा भवन भी मानता है। अभी इसका हम स्पष्ट अनुमान लगा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास लिखित साक्ष्य है नहीं, क्योंकि यहाँ की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। जैसे हमको फूल दर्शाना है तो उन्होंने फूल का चित्र किया, गाय को दर्शाना है तो गाय का चित्र किया, व्यक्ति को या मानव को दर्शाना है तो मानव का चित्र किया, जिससे हम उसको भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। लिपि पढ़ेंगे तो बता देंगे पूरा डिटेल से आपको। साक्ष्य मिले हैं, और 27 कमरों का मकान मिला था मोहनजोदड़ो से। आंगन में इनमें रसोई युक्त ही थे सभी मकान, और कुएं के साक्ष्य भी मकान के अंदर ही मिले थे। जल निकासी मैंने कहा मोहनजोदड़ो से, जल प्रबंध धोलावीरा से था। और बहराना हरियाणा से 3 भवन अनेक कमरों के साक्ष्य मिले हैं, बहराना हरियाणा से। ये नवीन साक्ष्य मिला अभी। श्रमिक आवास कहाँ से मिले थे? हमें हड़प्पा से मिले थे। स्नानागार मोहनजोदड़ो का अन्नागार है ना, वो सबसे बड़ी इमारत थी। किसकी थी? मोहनजोदड़ो की। अन्नागार को मैंने मैप से नहीं समझाया अभी। स्नानागार किले के अंदर था, है ना, किला था ना, किले के अंदर था। सार्वजनिक था, संरचना आयताकार थी। जॉन मार्शल ने इसे आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ये सभी मैंने आपको अभी समझा दिया है मैप से। पूरे विश्व में सार्वजनिक जलाशय का प्राचीनतम उदाहरण यही था, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। डीडी कोसाम्बी ने इसकी तुलना संस्कृत के, मैंने कहा, कमलताल से पुष्कर से की। और ये स्नानागार, इसकी सीढ़ियाँ थी उत्तर और दक्षिण में, और इसकी 14:7:2 अनुपात इसकी जो लंबाई थी। जल निकासी इसको टोडा मेहराब कहा गया, जिसको ढककर। और इसी के पास एक कमरे हैं ना, उन कमरों में ही कुआं था, और कुएं से यहाँ पानी आता था, और यहाँ से अगर इसको साफ पानी लाने के लिए इसको बाहर निकाला जाता था, फिर उसको साफ पानी भर दिया जाता था। जो स्नानागार था ना, ये पक्की ईंटों से बिटुमिन और जिप्सम की इस पर लेप किया हुआ था। जल निकासी दक्षिणी पश्चिम में थी, है ना, और बगल में ही इसके कुआं बना जिससे पानी भरा जाता था। अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी, 50 × 27 मीटर थी। मार्टिन व्हीलर ने 1950 में अन्नागार के रूप में इसकी खोज की थी, और 27 वर्गाकार आयताकार खंडों में विभाजित था। यहाँ से अन्न की प्राप्ति नहीं हुई, जिसके कारण जे कैन्योर ने इसे ग्रेट हॉल यानी कि बड़ा सा हॉल की संज्ञा दी गई है। अभी कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट वो समझा दूँ। मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे पता है वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन आपका पॉइंट एक भी नहीं छूटेगा यहाँ से। नेक्स्ट में जब हम पढ़ेंगे इसकी, जो पढ़ेंगे इसके स्थल भी पढ़ेंगे, और इसकी लिपि है, अभी आर्थिक और व्यापार भी पढ़ना है, वाणिज्य भी पढ़ना है। इसकी तिथि तो हमने पढ़ लिया है, तो मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है। आवास प्रवेश द्वार कैसा था, ये सब आवास थे। और कुआं नंबर, यहाँ देखो कुआं था 6 नंबर में। यहाँ ये आप शायद संख्या पे देख सकते हो, यहाँ कुआं था, यहाँ कुआं भी होता था, यहाँ रसोई भी होती थी, और यहाँ सारा पूरी डिटेल दिया हुआ है। ये मैप से मैंने बताया आपको, आप देख सकते हो। बुक कौन सी? अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, अर्नेस्ट मैके की बुक थी, 1948 में। इन्होंने सारी पूरी डिटेल से, यहाँ एनसीईआरटी का मैंने ये पॉइंट उठाया हुआ, देख सकते हो। ग्रह स्थापित कैसी थी? मोहनजोदड़ो का जो आवासीय भवन था वो था। उसके बाद हम देखेंगे ये नाली थी ना, नालियाँ होती थी, जहाँ कच्ची थी, कहाँ पक्की ईंटों की थी, कोई टोडा मेहराब यानी कि ऐसा गुंबद बना हुआ था, ये देख सकते हो, पक्की ईंटों की बनी हुई थी। और ये टोडा मेहराब सबसे ज़्यादा मैंने बताया अभी मैप से, आपको पूरा का पूरा समझा भी दिया। नेक्स्ट में नोट्स अगर नहीं देखे तो पूरे देख लो। ये 2 भागों में बटा हुआ था, ये दुर्ग था, ये देख सकते हो आप, दुर्ग
ऐसे आप समझोगे तो ऐसे ये था दुर्ग और ये था पूर्वी दुर्ग। दुर्ग जिसे कहते हैं पश्चिमी किला टीला और ये था पूर्वी टीला। और पूर्वी टीला में सब आवासीय नगर रहते थे, मैंने कहा आपको बताया अभी। और ये था पश्चिमी टीला जहाँ बड़े से राजा या राजा महाराजा या पुरोहित की कोई आवास था, क्योंकि यहाँ किसी एक शक्ति का प्रमाण नहीं मिलता कि एक ही शक्ति यहाँ निवास करती थी या बड़ी शक्ति कोई होती थी। ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा, और यहाँ ये पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी से ही मैंने लिया है ये पेज। ये कुएं के साथ से ये कुआं था, ये देख सकते हो आप, ये कुआं था। और यहाँ यहीं पास में कौन सी थी, ये नालियाँ थी, ये देख सकते हो, ये नाली से पानी आ रहा है। और यहाँ भी नालियाँ हैं, ये देख सकते हो। यहाँ जो नाली है ना ये जा रही है। ये नाली है, देख सकते हो आप, पूरी की पूरी ये कुआं है। फर्श है, देख सकते हो आप, ये अलंकृत फर्श है। ये कालीबंगा से ही निकला हुआ है और कालीबंगा का था। ये स्नानागार मैंने बताया अभी आपको, इसकी सीढ़ियाँ थी और ये पानी निकालने की, ये जो देखो पानी निकासी व्यवस्था भी यहाँ थी। पूरा का पूरा डिटेल से मैंने बताया आपको। ये आप देख सकते हो, जिन नदियों के किनारे जितनी भी सभ्यता थी ये भी एनसीईआरटी पॉइंट में ही दिया हुआ है। ये पूरी की पूरी डिटेल से। नागेश्वर है ना, इसको याद रखना, ये गुजरात में है। धोलावीरा भी गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है। ये सब देख सकते हो आप। हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यता रही होगी, तो ये मेसोपोटामिया थी। और ये देख सकते हो, और ये सभ्यता थी शुद्ध कांगेडोर यहाँ है। और ये मैलुआ, ये लोथल। तो क्यों ये सब है ना, पृथ्वी धीरे धीरे पानी की दिशा है, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पूर्व की तरफ जाती है तो पानी तो रह जाता है पीछे और जमीन रह जाती है पीछे, पानी रह जाता है आगे। तो ये जमीन धीरे धीरे खिसक रही है, खिसकने से यहाँ टूटने से यहाँ आ गई है। यहाँ आने से ये सब टूट चुका है, दिल मूल वगैरह ये सब यहाँ टूट कर यहाँ आ गया। लेकिन जो भूगोल अगर आपने पढ़ा हो तो पैथालासा और पेंजिया थी, तो पेंजिया के टुकड़े हुए। जिस तरह ये सभ्यताएं आगे बढ़ती गई और टुकड़ों में बढ़ती गई, और ये भारत का भी तो टुकड़ा बहुत दूर था, ये भी आके यहाँ टच हुआ है। तो इस तरह से ये सब टूट के अलग अलग हो रहे हैं, अब दूर हमें नजर आ रही है। लेकिन ये वर्तमान, पहले जो पेंजिया था ना, सब एक ही था, जिससे हम इसको अनुमान लगा सकते हैं कि ये इनके समकालीन थी। देख सकते हो मोहनजोदड़ो से यहाँ से जो नालियाँ निकली है ना, ये देख सकते हो यहाँ से ये नालियाँ भी निकली हुई हैं। और ये एक रूम में था, जहाँ स्नानागार था ना उसी के जस्ट एक ही रूम में था। या जहाँ घरों में भी कुएं के साक्ष्य मिले हैं, घरों में रसोइयों के साक्ष्य मिले हैं, घरों में सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं घरों में। ये भी देख सकते हो, ये भी कुआं है, कुओं के साक्ष्य हैं, कहीं बनावट रसोइयों के साक्ष्य हैं, ये सीढ़ियों के साक्ष्य, ये स्नानागार के साक्ष्य हैं। ये बड़ा सा स्नानागार, ये मैंने बताया आपको, सारा मैप से तो बताया, लेकिन एक बार और मैं आपको सारे मैप से बता देती हूँ, पूरा समझ जाओगे आराम से। ये आप देख सकते हो। और ये है ना, इसे कहते हैं सीटाडेल, ये किला है, इस किले को कहते हैं सीटाडेल। जो ऊंचे भाग में था, पश्चिमी दिशा में था, ऊपर उठा हुआ भाग था, उसको सीटाडेल कहते हैं, दुर्ग कहते हैं। ये सभा भवन है जो स्तंभ युग था, जिसके अंदर 20 स्तंभों का युग था ना, ये सभा भवन है जो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, ये सभा भवन था। और किसी मैके ने उसको बाजार की संज्ञा दी, किसी ने सब्जी मंडी की दी, अभी स्थिति स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन ये सभा भवन है।